आज मैं सार्जेंट सौम्या भंडारी आज इस स्वर्णिम शिखर बेला पर आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ें या पढ़ें कुरान, चाहे आप गीता पढ़ें या पढ़ें कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि काल तो प्रवाहमय होता है, उसमें कुछ भी स्थिर नहीं होता है, परंतु प्राचीन स्मृतियों को भी तो विस्मृत नहीं किया जा सकता। मुझे याद इतिहास की वो स्वर्णिम घटनाएं आ रही हैं जब हर भारतीय हाथों में आज़ादी की मशाल लिए हुए है और सबके अधरों पर एक ही जयनाद गूंज रहा है, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। और तभी गोलियों की आवाज़ आती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिर पड़ते हैं। परंतु कोई आह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। दिख रहा है तो बस एक अलौकिक तेज, और इस तेज में ये अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को ये विश्वास प्रतिफलित हुआ। परंतु इस देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक कि हमारा संविधान न रचा जाता, और 26 जनवरी 1950 को हमारा अद्वितीय संविधान लागू किया गया। ये देश महापुरुषों का है, ये देश वीर बलवानों का। ये देश महापुरुषों का है, ये देश वीर बलवानों का। ये देश साधकों संतों का, ये देश गुणी विद्वानों का, ये देश गुणी विद्वानों का। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और समर्पण है। आज हमारे लिए उन शहीदों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता भावांजलि देने का दिन है। भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। Republic Day commemorates the historic moment when the Constitution of India came into effect on January 26, 1950, replacing the Government of India Act 1935 as the governing document. The adoption of the Constitution marked the country's transition from a British-ruled nation to a sovereign republic. The drafting of the Indian Constitution was a monumental task led by Dr. Bhimrao Ambedkar, often referred as the father of Indian Constitution. Our Constitution embodies the values of justice, liberty, equality, and fraternity. The themes of Viksit Bharat and Bharat Loktantra Ki Matrika, the essence of India as a nurturer of democracy, is reflected through magnanimous celebration of Republic Day. मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों, क्रांतिकारियों, फकीरों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इन्हीं भावों को गीत के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने आ रही हैं कैडेट तनु सारस्वत, दीपांशी निगम और बुशरा हामिद। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तेरी
हम जब भारत देश की बात करते हैं तो बात आती है देश की संस्कृति की, जो हमें पहचान दिलाती है। यहाँ की एकता ही हमें सबसे अलग बनाती है और हमारी संस्कृति यही कहती है कि हर कार्य ईश्वर की आराधना से ही प्रकाशमान होता है। और अब इसी क्रम में एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रद्धा मिश्रा फ्रॉम B.Ed सेमेस्टर 1। सताती है। हमारी बूढ़ी माँ का दुलार या फिर दोस्तों का साथ हमें भी तड़पाता है। हम फौजी हैं, लेकिन घर से आई वो एक चिट्ठी हमारी भी आंखों को नम कर जाती है। इसी व्यथा को अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही हैं एनसीसी कैडेट आयुषी शर्मा। पर जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जय हिंद एवरीवन। हो संदेशे आती है, संदेशे आती है, हमें तड़पाती है, हमें तड़पाती है। तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे।
ढलती शामों में, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ हो ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, मेरे जाम को से प्यार दे, मैं उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। उन्हें जाके तू पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, माँ के आंचल से, गाँव के भीतर से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो मैं निभाऊँगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। थैंक यू। शून्य से नीचे चटक जाती है हड्डियाँ, 50 के ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियाँ। तो ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर तिरंगे के तार कस रहे हैं, जो बाढ़ लेक के रेगिस्तान में ठहाके मार के हंस रहे हैं। ये जांबाजियाँ हाड़ मास के पुतलों में कहाँ, इसके लिए कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए। इन्हीं भावों को आप सभी के समक्ष नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही है निशा निकम फ्रॉम बीकॉम। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तेरी माटी तेरा देश पहले
प्रावधान पर जिया है। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान दिया है। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन गाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। खुशनसीब है वो जो भारत पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो अमर शहीद कहलाते हैं। स्टेज पर अपना समूह नृत्य प्रस्तुत करने आ रही हैं एनएसएस इकाई 4 की छात्राएं अनन्या तिवारी, आस्था, अनुष्का, सिमर, तान्या, काव्या साहू और अनन्या भारती। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, मुझे डर नहीं है अपनी मौत से। तिरंगा बने कफन मेरा, यही अरमान रखता हूँ, यही अरमान रखता हूँ। सैनिक की इन्हीं भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही हैं कैडेट ललिता यादव। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा जय हिंद। मैं कैडेट ललिता यादव आज एक कविता के माध्यम से अपने भाव और देश में रह रहे सभी नागरिकों के भाव को प्रकट करना चाहूँगी। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं जून की तपती रेत पर लेट कर कहता हूँ, सर्दी का मौसम। मैं जून की तपती रेत पर लेट कर कहता हूँ, सर्दी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, गर्मी आजकल है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं।
चांद हर ईद मेरी तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ मेरे इंतजार, मेरी माँ अपनी माँ के पैर छुए, मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलियत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से। मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने बिगाड़ेंगे, खून की मोहरों से वो खुद को संवारेंगे। मुझे खून की मोहरों से वो खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं अपनों की तरफ बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों साल की सभ्यता को गौर से देखो, जरा सोचो जरा गहराई से जरा गौर से देखो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है? हजार सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी कि हमने हड्डियों से जोड़ के भारत बनाया है। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बदलाओ, मजहब तो हिंदुस्तान का बदलाओ। कभी ना तोड़ पाएंगी तुम्हें आंधी सियासत की। जुड़ो ऐसे जड़ों से कि जमी के चांद कहलाओ। युवा हर प्रण ये पढ़ ले, कभी जमी पे खून ना होगा कि मैं सरहद पे खड़ा हूँ। तुम आंगन पे पहरा दो। धन्यवाद। हम सौम्य हैं, हम शौर्य हैं, हम हैं पराक्रम। हम सौम्य हैं, हम शौर्य हैं, हम हैं पराक्रम। हम युद्ध एवं बुद्ध का है चिर समागम। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ बहता है संगम। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ की अनेकता में अखंडता का सार है। हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश की संस्कृति विश्व इतिहास से भी पुरानी है। हम हिंदुस्तानी हैं। देश प्रेम की भावनाओं को अपने नृत्य से प्रस्तुत करने आ रही हैं बीएड की छात्रा कुमारी शालिनी अवस्थी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हम जान जानिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हमें वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, थोड़ी सी ऐसी भी है अपनी ये भी कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी।
गलियों में खेले हो, चले गए हो स्वर्ग सिधारे, चले गए हो स्वर्ग सिधारे। देश की खातिर जन्म लिए तुम, देश की खातिर जन्म लिए तुम, लेना जन्म दोबारा। जो सरहद पर हुए शहीद, उनको नमन हमारा, उनको नमन हमारा। सुर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ वो अविस्मरणीय गीत जो जन जन को देशभक्ति की भावना से भर देता है। उस गीत को आप सबके समक्ष अब प्रस्तुत करने जा रही हैं छात्रा परिषद की कुमारी यशप्रिया और श्रेया श्रीवास्तव। कृपया तालियां बजा के सभी का स्वागत करिए।
मौत से टकराता है, कि वो देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है, कि वो हमारे लिए सीने पे गोलियां झेल जाता है, इस क्यों का जवाब उस शपथ में है जो भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है। हम शपथ लेते हैं, हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा। हर धर्म ग्रंथ से बढ़कर हमारे लिए संविधान रहेगा, हमारे लिए संविधान रहेगा। सैनिकों की इसी शौर्य गाथा को समर्पित है आज की अंतिम नृत्य प्रस्तुति, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं कैडेट अंजलि, वर्षा, तनुजा, प्रियंका और साक्षी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
को शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा का संदेश पढ़ने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सभी को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024। संदेश है शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं उच्च शिक्षा के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। भारतवर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे के ध्वजोत्तोलन की मंगलमय वेला में आप सभी स्वजनों का अभिनंदन करते हुए मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। इस पुनीत अवसर पर मैं उन प्रातः स्मरणीय अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा महापुरुषों जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप यह स्वर्णिम प्रभात हमें प्राप्त हुआ है, को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं राष्ट्रीय स्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को नमन करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। इस अवसर पर हमने अपना संविधान आत्मर्पित किया। देश को गौरवशाली गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उन्हें याद करते हुए हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उन देशभक्तों, मेधावी संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमें न केवल आजाद भारत की बागडोर सौंपी, अपितु ऐसा सशक्त संविधान प्रस्तुत किया जो हमें अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। सम्यक, सुनियोजित, संतुलित एवं सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उच्च शिक्षा विभाग इस भूमिका का सुनियोजित एवं सम्यक निर्वाह कर रहा है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयोग, परीक्षण, विश्लेषण एवं चिंतन के द्वारा वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का आधुनिकीकरण एवं विकास निरंतर किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नवीन शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के साथ साथ वर्तमान वैश्विक अपेक्षाओं के अनुरूप क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु 58 राजकीय महाविद्यालयों को शासन द्वारा 10 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष 9,97,92,000 की धनराशि संबंधित राजकीय महाविद्यालयों को आवंटित की जा चुकी है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ के सापेक्ष 3,74,22,000 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शिक्षण तकनीकी में ई कंटेंट के निर्माण की सुविधा प्रदान करने हेतु निदेशालय स्तर पर ई कंटेंट स्टूडियो की स्थापना की जा रही है। 2022-24 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्ष तक प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति का निर्धारण किया गया है तथा ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया क्रियाशील है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों हेतु चयनित प्रवक्ताओं की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु NIC के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के चयनित पदों के प्रति पद स्थापना की कार्रवाई ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा NIC के माध्यम से संपन्न कराई जाती है। प्रदेश में प्रथम बार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा विवरण एवं अवकाश का कार्य मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपादित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों के अनुसार समस्त विश्वविद्यालय, राजकीय, अशासकीय, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का विवरण अबेकस के अंतर्गत वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई संचालित है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में मेजर ध्यानचंद योजना अंतर्गत
खेल कूद इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 172 राजकीय महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय रुपए 1 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी, जिसका उपभोग संबंधित महाविद्यालयों द्वारा कर लिया गया है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि आवंटित किए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। उच्च शिक्षा विभाग में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जिसमें 134 विषयों के 77,000 से अधिक ई कंटेंट उपलब्ध हैं। मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। देवी पाटन मंडल में पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु शासन द्वारा रुपए 16,52,93,000 धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रुपए 300 लाख का प्राविधान है। उक्त मद से राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण के अतिरिक्त प्रयोगशाला फर्नीचर, छात्र फर्नीचर एवं पुस्तकालय फर्नीचर को भी क्रय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप आयोजित किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है, जिसके लिए शासन द्वारा शीघ्र धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शोध कार्य हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। इस हेतु 400 लाख का बजट प्राविधान है। वर्तमान में 229 परियोजनाओं पर शोध कार्य चल रहा है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के चयनित 712 पदों के प्रति 681 पदों की ऑनलाइन व्यवस्था की कार्रवाई NIC के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है। प्रवक्ताओं के 128 पदों के सापेक्ष पद स्थापना की कार्रवाई गतिमान है एवं प्रवक्ताओं के 384 पदों का अधियाचन शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया जा चुका है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 45 के अंतर्गत 1650 प्रवक्ता, विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत 1150 प्रवक्ताओं और विज्ञापन संख्या 49 के अंतर्गत 290 प्राचार्य एवं विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 2002 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों का अधियाचन आयोग को प्रेषित किया गया है। शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक वर्ग है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। वास्तव में शिक्षक ही हमारे राष्ट्र एवं प्रदेश के भविष्य के शिल्पी हैं। वर्तमान वैश्विक परिवेश एवं चुनौतियों के सापेक्ष आज शिक्षकों के लिए नई तकनीकी एवं संसाधनों से परिचित होना आवश्यक हो गया है, ताकि वह नई आवश्यकताओं के अनुरूप ई कंटेंट के निर्माण की ओर अग्रसर हो सके। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को ई लाइब्रेरी एवं डिजिटलाइजेशन जैसी आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ई लाइब्रेरी स्थापित कर दी गई है, ताकि छात्र छात्राएं वैश्विक पटल पर होने वाले नवीन अनुसंधान एवं ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं छात्र एवं छात्राओं का आह्वान करता हूं कि उच्च शिक्षा में आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग करके वे अपना ज्ञान संवर्धन करें तथा अपने विद्वान शिक्षकों से अधिकाधिक ज्ञान ग्रहण करके अपने राष्ट्र और समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि आप सबके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के द्वारा समाज और राष्ट्र की उन्नति अवश्यंभावी है। मैं आश्वस्त हूँ कि उच्च शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति का लक्ष्य प्राप्त करेगी। गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला में मैं एक बार पुनः उच्च शिक्षा जैसे पुनीत कार्य में संलग्न सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सुधीजनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी पूर्ण निष्ठा एवं क्षमता का सदुपयोग करते हुए ज्ञान की ऐसी ज्योति प्रज्वलित करेंगे जिससे योग्य, कर्तव्यनिष्ठ एवं स्वावलंबी पीढ़ी का निर्माण होगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिससे सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक अक्षुण्णता एवं राष्ट्रीय भावना बलवती होगी।
जिससे हमारा प्रदेश एवं देश समृद्धि और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होगा तथा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर ब्रह्मदेव, शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। और इस पावन अवसर पर मैं एक और आपको शुभ समाचार, जो आप पहले ही जानते हैं कि महाविद्यालय की एक एनसीसी कैडेट जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस परेड, गणतंत्र दिवस शिविर नई दिल्ली के लिए हुआ था। और सौभाग्य की ये बात है कि आज जो कर्तव्य पथ पर परेड निकल रही है, उस परेड में भी वो कैडेट पलक गुप्ता सम्मिलित है और हमारे महाविद्यालय को गौरवान्वित करते हैं। धन्यवाद मैम। अब मैं महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम को इस पावन अवसर पर उनके उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। आज हम 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो छात्राएं बैठी हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, क्योंकि ये हम कहते हैं कि इस दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ, हमने इसको अडॉप्ट किया और उसके अनुसार हम चल रहे हैं और स्वतंत्र भारत में हम सांसें ले रहे हैं। जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको मिली हुई है, पर इसके पीछे कितना संघर्ष रहा है, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और पूरा कालखंड जो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में भी हमको जानना होगा। क्यों 26 जनवरी की ही तिथि को चुना गया? 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 को लाहौर में जो है अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये संपूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और वो तिथि दी गई थी 26 जनवरी की, कि 26 जनवरी 1930 को अंग्रेज जो हैं वो हमें पूर्ण स्वराज दे दें। और जो आप देखिए 1930 के बाद हमें आज़ादी मिली कब? 1947 में। और हमने संविधान कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950 में। तो लगभग 20 सालों बाद, और उन 20 सालों के बाद भी हमने वो तिथि 26 जनवरी इसीलिए अडॉप्ट की थी। ये बैकग्राउंड आपको जानना होगा कि पहली बार अगर भारत में ये स्वर उठा कि हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए, तो संपूर्ण स्वराज किस तिथि से मान रहे थे? 26 जनवरी की तिथि से। और इसी वजह से हम ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो चुका था, उसके बावजूद हमने उसको 26 जनवरी 1950 से हमने उसको लागू किया। और इसको हम एक विजयी भाव से, एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी ने हमें ये अधिकार दिया कि हम अपने अधिकारों का, अपने जो हमारी कर्तव्य हैं उनके बारे में हम जान सकें और उसके अनुसार हम कार्य करें। और हम भारत के नागरिक हैं, उसमें हम गर्व महसूस कर सकें। जैसा कि अभी शिक्षा निदेशक के भी जो उद्बोधन था, जो उनका पत्र आया, जिसको मेजर मनमीत कौर जी ने पढ़ा, उसमें भी उन्होंने शिक्षकों पर बहुत बड़ा दायित्व बताया। जो युवा हैं, युवा हमारी जनसंख्या के, हम युवा देश कहलाते हैं, जनसंख्या के 65% आबादी है, पर उस युवा का मार्गदर्शन कौन करेगा? उन युवाओं को सही और गलत कौन बताएगा? वो हमारे शिक्षक बताएंगे। परिवार में उनके माता पिता बताते हैं, पर ज़्यादातर समय जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेजेस में बिताते हैं, और जो गुरु होता है वो उनका आदर्श होता है। और हम अपने वीरों को, सपूतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि हमें जो भी दायित्व मिला है हम उसे बखूबी से पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। क्योंकि ये हम
हमेशा ये बात होती है कि हम अपने अधिकारों के लिए तो पूर्ण सजग रहते हैं, पर हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने सजग नहीं रहते हैं। ये आम भारत नागरिकों के लिए भी आग्रह है कि अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें और अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहें, पर उसके साथ साथ पहले अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। अगर हम शिक्षक हैं तो हमें अपने छात्रों को सही दिशा दिखाना, क्या देश में हो रहा है इन परिस्थितियों से अवगत कराना, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ क्या राष्ट्र भाव उनमें होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए उत्प्रेरक का कार्य जो है वो आप ही कर सकते हैं। मोटिवेटर हो सकते हैं, आप उनके मेंटर हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हमारे अंदर नैतिक भाव नहीं होगा तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम नैतिकता हमने अपने जीवन में नहीं अपनाई है तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार की ओर लिप्त हो जाएंगे। देखा ये जाता है कि जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि उनके पास उतना ही ज़्यादा दिमाग है कि किस चीज़ को किस प्रकार से किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम भ्रष्टाचार को न्यूनतम कर सकें, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त कोई देश नहीं है। और अब तो वो सिस्टम का इस तरीके से पार्ट बन चुका है कि अगर आप गति ही नहीं दे पाएंगे, लगता है कि जैसे गाड़ी ही रुक जाएगी। पर न्यूनतम करने का तो पूरा प्रयास हमें करना ही चाहिए। उसके लिए जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भी थोड़ा संकल्पित हो कि हम ना करें, पर और जो हम एज अ नागरिक भी उसको बता सकें कि हाँ ऐसा कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम रिपोर्ट कर सकें। खास तौर पे सरकार की जो योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए वो उन तक अभी तक नहीं पहुंच रही थी, अभी भी हो सकता है बहुत उस गति से ना पहुंच रही हैं। हालांकि डायरेक्ट बेनिफिशरी स्कीम के तहत सभी के बेनिफिशरीज जो भी हैं लाभार्थी, उनके अकाउंट्स में ही पैसे जाते हैं, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई भी स्कीम है तो उसका भी पूरा डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है। पर हमें ये तो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका हमें लाभ मिलना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जागरूक हैं, हम उन स्कीम्स के बारे में जानते हैं, तो जिनके लिए वो स्कीम्स हैं अगर वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें उनको उसके बारे में जागरूक करना। हम स्व की जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है स्व मतलब इंडिविजुअल, सिर्फ हम, मैं, मेरा परिवार, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम स्व के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही विस्तृत है। स्व का मतलब हमारा परिवार, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो है। अगर आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हो, आप बहुत साधन संपन्न हो, उसके बावजूद अगर आपके राष्ट्र के प्रति सच्चा भाव नहीं है कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए, और ये आप जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है, तो ये नेचुरल सी बात है कि हमें जो जितनी मेहनत हम करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और ज़्यादा लगन से कार्य करना पड़ेगा। तो ये तो जो बड़े लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, मतलब जो एडल्ट के ऊपर हैं, आप कह सकते हैं प्रौढ़ हैं, उनके लिए ये बातें हुई। जो जिस भी जिम्मेदारी में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सभी के लिए कि सभी अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करें। पर क्योंकि युवा ही आगे की दिशा तय करते हैं, तो आप सभी युवाओं से आग्रह है कि आप अपनी भी जिम्मेदारी समझें कि आप सुबह 10-12 बजे तक सोते रहते हैं, क्योंकि आजकल के युवाओं में ये बहुत देखा जाता है कि वो रात भर जगते हैं और सुबह सोते हैं। पर जिस चीज़ का जो समय है हमें उसी समय वो करना चाहिए। कोई नहीं मान रहा है, घर में बच्चे भी नहीं मानते हैं, नहीं मान रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको बताएं ना। जो सही है वो सही तो हमें बताना ही है। आप जो है आपके साथी, आप अगर क्लास में नहीं आ रहे हैं तो बिना शिक्षक के आप खाली यूट्यूब से पढ़कर और किताब से पढ़कर आप हो सकता है नंबर अच्छे ला लें,
पर आपका वो व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्कूल कॉलेज आना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगी कि आगे आने वाले जब भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं, जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाएं, मौसम भले विपरीत है पर ये संख्या दिनों दिन और छात्र छात्राओं की बढ़नी ही चाहिए, उनकी उपस्थिति जो है वो बढ़नी चाहिए। क्योंकि हम जो भी ये कार्यक्रम करते हैं, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि हमारी छात्राओं ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किए और इतनी शॉर्ट नोटिस पर किए। इसमें ज़्यादातर एनसीसी की कैडेट्स थी, एनएसएस के भी वॉलंटियर्स थे, और जितनी भी छात्राओं ने जो एनएसएस एनसीसी से नहीं भी जुड़ी हैं, अगर उन्होंने भी जो परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने वाकई में जो हमें देशभक्ति की जो भावना है उसको उत्प्रेरित करने का कार्य आपके बीच किया होगा, आपको रोमांचित किया होगा। और मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो कर्तव्य हैं, जैसे आप छात्राएं हैं, आप सभी से यह आग्रह रहेगा कि आप खुद तो पढ़ रही हैं, पर आपसे जो छोटे हैं, बच्चे वंचित हैं, उनके लिए भी आपका कुछ दायित्व है कि आप अपनी पढ़ाई के समय से आधा घंटा भी चाहे निकाल कर अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं उनको जो है थोड़ा समय दें पढ़ाने के लिए। और अगर आप में सामर्थ्य है, आप कुछ नहीं तो अपनी जो पुरानी कॉपीज़ हैं उन कॉपीज़ से पन्ने निकाल कर आप एक नई कॉपी बनाकर उनको दे दें। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अपने माता पिता से आग्रह करें कि जो है आपको थोड़ा पेन, कॉपी, पेंसिल, जो कुछ भी आप हेल्प कर सकते हैं उनकी करें और आप पढ़ाएं। जैसे आप पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला आप फ्री की पाठशाला जिसे हम कहेंगे, तो जो छात्रा जिस क्षेत्र में रह रही हो वो उस क्षेत्र में एक छोटी सी पाठशाला अपनी चला सकती है। और अगर आप 4 बच्चों को भी साल भर में पढ़ा लेती हैं तो एक तरीके से देखिए तो आपने एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व की पूर्ति की है। भारत का भविष्य भी उज्जवल है और भारत अच्छी गति से बढ़ भी रहा है। पिछले जैसा कि हम कह रहे हैं कि 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, आज़ादी के 77 वर्ष होने को आ रहे हैं, 78 वर्ष होने को आ रहे हैं, इस साल हो जाएंगे। तो इन सभी में हमने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, क्योंकि जब मुगल आक्रांताओं के बाद जो है अंग्रेज़ों ने हम पर इतने लंबे समय तक शासन किया, तो जो हमारी एनर्शिया था, जिसे हम एनर्जी, मोटिवेटिंग एनर्जी कहते हैं, वो हमारी मंद पड़ गई थी। और उसके बाद हमको जब आज़ादी मिली, हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर ये गति और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। आज विश्व में हम तीसरी जो है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखें परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार, तो हम तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में आर्थिक रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। कोविड जैसी परिस्थिति में मंदी की सिचुएशन, जो अर्थशास्त्र के हैं उन्हें मंदी का पता होगा, मंदी की सिचुएशंस में भी जब वैश्विक मंदी का दौर चल रहा था, उस समय भी भारत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मतलब और देशों पर जो उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था, विकसित राष्ट्रों पर, वो भारत पर नहीं पड़ रहा। भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़े, पर उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें अपने मानवीय गुणों को नहीं खोना है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसे हमें बनाए रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो अवधारणा है वो हमें बनाए रखना है। अंत्योदय का जो मंत्र है, सरकार तो प्रयासरत है ही, ये हमारा भी दायित्व बनता है। जैसे कोविड के समय से लेकर लगातार आप देखिए तो जो गरीब वर्ग है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, उसे लगातार फ्री का राशन सरकार उपलब्ध करा रही है। उससे जो उनकी पहले तो कोविड के समय से अगर हम देखें तो उस समय तो भुखमरी के कगार पर लोग थे। आप एक लॉकडाउन पे फिल्म भी बनी है, उस फिल्म को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग तो घरों में बंद होकर ही अपने आप को बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, या लगातार हम फ्री नहीं हैं। पर आप सोचिए कि जो लोग पैदल चल पड़े, इतने जो महानगरों में रहते थे क्योंकि उनका रोजगार चला गया, तो कि उन संकटों से कैसे निकल के ये देश
आया है और तब हमारी सरकार खड़ी हुई। बहुत सारे जो NGOs कहते हैं, गैर सरकारी संगठन, वो भी आगे आए और उन लोगों ने लोगों की सहायता करी। तो ऐसे हमें भविष्य में ये अपने लिए सीख लेनी है कि अगर कभी भी भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आता है तो हम सभी एक दूसरे का साथ देंगे, एक साथ चलेंगे और नेशनल इंटीग्रेशन की बात सिर्फ बात न रहे, उसे हमें भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत को जोड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई नॉर्थ ईस्ट का जो है नागरिक है तो हम उसको भेद दृष्टि से देखें कि ये तो चीन का लगता है, इसकी तो नाक चपटी है, ये तो ऐसा है। या हम साउथ के किसी को देखें तो वो तो कहते हैं वो तो पता नहीं कैसा बोलता है, वो उसका रंग काला है। हम एक भारतीय हैं। जब हम ये भाव लेकर चलेंगे तो वो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, नागालैंड का हो, चाहे वो वंचित समूह जिसमें मार्जिनलाइज्ड कास्ट भी आती हैं, विमेन हो, चाइल्ड हो, मतलब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति जब हम एक जो मनुष्य तत्व है, अगर हम ये पहचानेंगे कि सभी में वो मनुष्य तत्व है, मानवीय तत्व है और हमें उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है, तो हम सभी को एक मानेंगे, क्योंकि वह ईश्वरीय तत्व तो सब में है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले राम मंदिर के जो है निर्माण के साथ साथ रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर के रूप में देख रहे हैं। क्यों? अगर आप देखें तो उसने भी एक नेशनल इंटीग्रेशन का रोल प्ले किया, जिसमें कि देश के कोने कोने से, भारत देश के कोने कोने से जिनकी आस्था जुड़ी हुई थी, लोग आए और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोग इसे सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति के उससे देखते हैं, पर अगर आप उसको सांस्कृतिक रूप में देखें, अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, अगर आप उसको सामाजिक ताने बाने की दृष्टि से देखें, तो ये सब विकास के पैरामीटर्स में या विकास के जो तत्व होते हैं उसके अंतर्गत आएगा। और ये हम ऐसे ही विकास करेंगे। हम अमेरिका की नकल करते हुए हमें भारत का विकास नहीं चाहिए, हमें चीन का नकल करते हुए चीन जैसा विकास नहीं चाहिए। हम विकास करेंगे पर हम भारतीय दृष्टिकोण से एक भारत का जो मूल तत्व है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम विकसित होंगे, क्योंकि ये हमारे कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व जिन लोगों ने बलिदान दिया है, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त हों, चाहे वो जतिन दास हों, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, और चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित नेहरू हो, मतलब चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, मतलब बाल गंगाधर तिलक हो, ऐसे अगणित आप कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी अपनी अलग विचारधारा थी, जो मॉडरेट्स लोग थे उनकी अपनी अलग विचारधारा थी, पर ध्येय सबका एक था। ध्येय ये था कि भारत को हमको आज़ादी दिलानी है। अब उन्होंने हमको आज़ादी दिला दी, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जहाँ भी हो, जो भी दायित्व हमारा है उसको पूर्ण करते हुए हम अपने देश को विश्व में वो नए कीर्तिमान स्थापित कर सके और हम विश्व को एक दिशा दिखाने के, जब हम विश्व गुरु की होने की बात कहते हैं तो इसका मतलब डोमिनेंस का नहीं होता है। भारत कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, भारत कभी अपनी प्रभुसत्ता दिखाने की कोशिश नहीं करता, भारत सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और भारत विश्व गुरु बनने का मतलब वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे। हम क्यों दूसरों की नकल करें? हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए हम आगे बढ़े और देश को, जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है वैदिक काल से, हम उस गौरवशाली अतीत को, जिसमें भारत का विश्व के व्यापार में योगदान 33% के करीब था, उस स्तर तक ले जाएं। जबकि आज़ादी के समय सिर्फ ये 2% बचा, पर आज हम देखिए तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी अभी वैश्विक अगर उसमें हमारा योगदान देखा जाए आर्थिक दृष्टि से तो अभी थोड़ा कम है। और हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक बहुत मायने रखता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बहुत नीचे हैं। ये एक दुख की बात है, क्योंकि
ये भी हमें तत्व खोजने होंगे कि क्यों भारत में जहाँ हम संतोषम परमम सुखम की बात करते हैं, तो यहाँ और संतुष्टि जो होती है वही सुख देती है, तो कहाँ से क्या हमारी विचारधारा में कहाँ हम पथ से भटक गए कि आज हम हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशी के सूचकांक में नीचे आ रहे हैं। पर मैं अगर कहती हूँ कि अगर हमें खुशी के सूचकांक में हो सकता है वो हम कह रहे हैं कि वैश्विक दृष्टि से जो खुशी का आंकड़ा होगा शायद उसमें हम पिछड़े होंगे, फिर भी हमें भी ये रियलाइज़ करना होगा, चलिए हम भारत का ही अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बना लें। क्या उस पर हम अपने नागरिकों को खुश रख पा रहे हैं या हमारे नागरिक खुश हैं? और वैसे तो चाहे वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर हो चाहे सोशलिस्ट स्ट्रक्चर हो, सबके अपने गुण दोष होते हैं और इसीलिए भारत ने मिक्स्ड इकॉनमी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का भाव लेते हुए हम आगे बढ़े, दोनों के गुणों को लेकर हम आगे बढ़े, पर हमें दोनों के दोषों से दूर रहना है, क्योंकि सोशलिस्ट इकॉनमी के भी अपने दोष होते हैं जिसमें कि लोगों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। पर साथ ही साथ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, पूंजीवादी इकॉनमी जिस तरफ हम इस समय ज़्यादा जा रहे हैं, उसके भी गुण, उसके भी दोष होते हैं। गुण तो ये है कि हम तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं और हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, पर उसके दोष ये होते हैं कि हम ऐसा ना हो उसमें हम मानवीय गुणों को भूल जाएं। पर हम प्रगति भी करें, जैसे कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, पर हमें जो ईवल है, मतलब जो पाप है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो राक्षसी सोच है, वो तो हमेशा ही सही रही, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, और चाहे द्वापर हो, चाहे आज कलयुग है, पर हमेशा ही सत्य की विजय हुई है। और कहते हैं कि कलयुग में जो है नहीं उतना, मतलब लोगों को लगता है कि जो सत्य की राह पे चलते हैं वो परेशान होते हैं, पर मैं मेरा ये दृढ़ संकल्प है, ठीक है वो परेशान होते होंगे, पर सत्य की जीत हमेशा ही हर काल युग में होती आई है और सत्य की जीत ही होगी। तो ये हमारे युवाओं को, सभी जो भारत के नागरिक हैं, उनको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या से लेके अपने जो कार्यस्थल है उस और जो उनका समाज में दायित्व है, उन सब को लेते हुए इस स्व के भाव से लेकर चलना है कि हमारा जो आत्मगौरव रहा है, जो हमने अमृत महोत्सव मनाया, तो जितने लोगों ने हमारा देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिया, हमारा क्या गौरवशाली अतीत रहा है। इतिहास के कौन से पन्ने ऐसे थे जो अछूते रह गए, तो इतिहास के यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनका ये दायित्व है कि वो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जो इतिहास उनको नहीं पढ़ाया गया वो चीज़ें बताएं, और जो भी चीज़ ऐसी छूटे हैं अध्याय, उन अध्यायों को बताना। हम अर्थशास्त्री हैं तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम अर्थ के रूप में कितने संपन्न थे। ऐसा नहीं कि हम जो आज़ादी के समय हम एकदम गरीब देश की श्रेणी में थे, उसी श्रेणी में हम पहले से रहे हैं। भारत का एक उज्ज्वल भूत भी रहा है और वर्तमान में भी हम चल रहे हैं, उज्ज्वल भविष्य और उज्ज्वल भविष्य भी हो। इन सारी चीज़ों की कल्पनाओं के साथ आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मैम। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी, जब जब देश की कीमत हम सब ने पहचानी है, देश का हर बच्चा बच्ची बने वीर सेनानी है। जाति पाति भाषा और द्वेष का बीज ना पनपने देंगे, अब इन आधारों पर हिंदुस्तान को ना बंटने देंगे। एकता के सतिरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र का उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को। और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आप सभी से अनुरोध करती हूँ, राष्ट्रीय गीत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।